हेलो बच्चों, मैं आपकी उर्मिला टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे इको यानी अर्थशास्त्र, और इसमें चैप्टर 8 कृषि वाला हमने शुरू कर लिया था कि कृषि क्या होती है। कृषि का तो आपको पता ही है, कृषि के बिना हमारा जीवन एकदम बेकार ही है, ये मानो अस्त व्यस्त है, क्योंकि कृषि हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारे लिए नहीं, अपने खुद के भारत के विकास के लिए भी कृषि का विकास यानी कृषि निर्भर हम लोग किस पे निर्भर है? हम लोग किसानों पर ही निर्भर है, यानी खेती पर ही हम लोग निर्भर भी हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए खेती नहीं होगी तो हम लोग खाएंगे क्या? हमें खाने अनाज, फल फूल, औषधि और कच्चा माल वगैरह ये हमको मिलता कहाँ से? ये सब चीज़ें हमें इनके किसानों के माध्यम से ही प्राप्त होती है, यानी खेती के द्वारा ही हमें प्राप्त होती है। और भारत भी हमारा क्या किस खेती के कारण ही सबसे आगे यानी अग्र स्थान रखता है। तो इसके बारे में कल हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे निर्यात। ये कल हमने ये भी पढ़ा कि कृषि के लिए पहले क्या था, 2011 में जब जनगणना की गई थी, हर 10 साल में जनगणना होती है, तो 2011 की जब जनगणना की गई थी उस समय 68% लोग गांव में रहते थे। 68.8% लोग गांव में रहते थे। तो गांव में रहते थे तो ज़्यादा लोग क्या करते थे, खेती करते थे, यानी उसके द्वारा ही खेती के द्वारा ही क्या था कि हर व्यक्ति को रोज़गार वगैरह भी मिलता था, और सब ज़्यादा उत्पादन तो वस्तुएं महंगी वगैरह भी नहीं होती थी, और निर्यात भी किया जाता था। उसके द्वारा क्या मिलता था हमको, अपने भारत को आय भी मिलती थी और लोगों को भी आय मिलती थी। धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों में इंटरेस्ट गांव की तरफ से हट करके शहर की तरफ उनका रुख होने लगा, या कि इंटरेस्ट किस साइड में करने लगे, वो शहर की तरफ आकर्षित होने लगे। जिससे क्या हुआ कि जो वो खेती वगैरह करते थे और कृषि पर थी, पशुपालन, मत्स्य, मुर्गी बतख पालन, इन सब में जो रोजगार प्राप्त करते थे उनका भी फर्क पड़ा। ये काफ़ी रोजगार थे जो कृषि के द्वारा ही सब लोग क्या करते थे। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे उसका आर्थिक विकास के कारण ये कम होने लगा, और धीरे धीरे जो शहरी में औद्योगिक विकास है वो बढ़ने लगा, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट ही कम हुआ, खेती से हट करके रोजगार की ओर हो गया, जो औद्योगिक क्षेत्र वगैरह है उस साइड में हो गया। अब आज हम पढ़ेंगे निर्यात आय। भारतीय कृषि क्षेत्र में विभिन्न आवश्यक चीज वस्तुएं जो देश में उत्पादित नहीं होती, कई ऐसी वस्तुएं भी हैं जो भारतीय कृषि क्षेत्र में, विभिन्न ऐसी आवश्यक वस्तुएं भी होती है जो कि क्या होता है, जो हमारे देश में उत्पादन उसका नहीं होता है, अथवा उनका उत्पादन कम होता है, या तो होता ही नहीं है, या फिर हमारे भारत में कई वस्तुओं का उत्पादन कम होता है। ऐसी वस्तुओं को क्या किया जाता है, हमें दूसरे देशों से मंगवानी पड़ती है, यानी विदेशों से हमें उन वस्तु का आयात करना पड़ता है। ऐसी वस्तु का आयात करने के लिए आवश्यक विदेशी पूंजी प्राप्त करने के लिए निर्यात आय के द्वारा देश में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना होता है। अब अगर हम विदेशों से, मान लीजिए जब हमारे देश में कई वस्तु ऐसी होती है जिसका उत्पादन नहीं होता, तो हमें क्या करना है, अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए हमें विदेशों से अपनी वस्तु को, अपने लिए वस्तुओं को आयात करना पड़ता है। अब जब हम आयात करते हैं तो हमें क्या है, विदेशी मुद्रा देनी पड़ती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपने जो विदेशी पूंजी के प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम अपने जो उत्पादित जो वस्तुएं हैं उन्हें हम विदेशों में निर्यात करते हैं, और उसके द्वारा हमारे देश को आय प्राप्त होती है। यानी ये महत्वपूर्ण योगदान रहता है हमें विदेशों से आय प्राप्त करने का, उनकी मुद्रा प्राप्त करने का, कि हम अधिक से अधिक वस्तु का उत्पादन करके जो विदेशों में उत्पादित वस्तु नहीं होती है वहाँ हम उन वस्तुओं का निर्यात करें। इस प्रकार कृषि क्षेत्र के द्वारा आर्थिक विकास के लिए आवश्यक विदेशी पूंजी कृषि उत्पादन के निर्यात के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। अब विदेशी पूंजी हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हम अधिक से अधिक उत्पादन, कृषि के माध्यम से उत्पादन अधिक से अधिक करेंगे तो वो वस्तु हमारी क्या होगी, विदेशों में निर्यात होगी, यानी हम उन वस्तुओं को विदेशों में भेजेंगे। उसके ज़रिए हमें क्या प्राप्त होगा,
विदेशी मुद्रा, यानी ये एक हमारा एक जरिया होता है जो कृषि के जरिए ही हम विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं। स्वतंत्र उदाहरण के रूप में जैसे चाय, मिर्च मसाला, फल इत्यादि निर्यात करके। अब ये जो चाय है, गरम मसाला है, ये जो वस्तुएं हैं, फल है, ये हमारे देश में इसका उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होता है। तो हम इनका क्या करते हैं, हम इन वस्तुओं को अधिक उत्पादित करके विदेशों में निर्यात करते हैं। आवश्यक विदेशी पूंजी देश के लिए सृजित करता है, यानी ऐसे ही इन वस्तुओं का और अधिक उत्पादन करके हम विदेशों में अपनी वस्तुओं को निर्यात करते हैं और उसके द्वारा हम विदेशी पूंजी को इकट्ठी करते हैं सामान भेजने के बदले में। स्वतंत्रता के दौरान भारत की कुल निर्यात आय में से 70% आय केवल कृषि क्षेत्र के द्वारा ही प्राप्त होती। जो स्वतंत्र हुआ था हमारा देश, उस समय क्या था कि 70% जो इनकम हमारी होती थी वो कैसे होती थी कि हमारे देश में अलग अलग जो वस्तुएं जो उत्पादन किया जाता है उन वस्तुओं को विदेशों में हम निर्यात करते थे। निर्यात के बदले में हमें जो विदेशी, उसके द्वारा हमें आय मिलती थी जो विदेशी मुद्रा के रूप में प्राप्त होती थी। 70% आय होती थी हमें उस समय। किंतु देश की विकास प्रक्रिया में उद्योग और सेवा क्षेत्र अग्रस्थान पर होने के कारण कृषि क्षेत्र का योगदान निर्यात में भी घटा है। अब क्या है, देश की विकास प्रक्रिया में उद्योग और सेवाओं ने भी स्थान लेना शुरू किया है। तो इसके कारण क्या हुआ है, कृषि क्षेत्र का योगदान धीरे धीरे कम हुआ है। अब कृषि क्षेत्र का जब योगदान कम होने लग जाता है तो विदेशी निर्यात में वस्तुएं कम भेजेंगे, यानी निर्यात कम होगा, और निर्यात कम होगा तो उसका मेन कारण क्या होता है, जो विदेशी जो पूंजी हमारे पास आती है वो भी धीरे धीरे कम हो गई। 2013-14 के अनुसार देश की कुल निर्यात आय में कृषि का योगदान 42 यानी 14.2% ही दर्ज किया गया। ये 2013-14 के आंकड़े हैं। तो हम वस्तुओं को जब विदेशों में भेजेंगे ही नहीं तो वहाँ से इनकम कैसे होगी। अब ये देखो, कहाँ तो हमारी 70% इनकम हमें विदेशों से, विदेशी पूंजी प्राप्त होती थी कृषि के क्षेत्र से जो योगदान था, और कहाँ 2013 में जब हमने 13-14 में जब हमने सर्वे किया उस समय मालूम चला कि कुल कृषि क्षेत्र का 14.2% ही दर्ज किया गया है जो हमारा विदेशों में भेजा जाता है। ये था हमारा निर्यात के द्वारा जो इनकम प्राप्त होती है, यानी वस्तुएं जितनी हम ज़्यादा विदेशों में भेजते हैं उसके अनुसार ही हमारे देश में जो इनकम होती है, जो आय होती है, उसके अनुसार ही कम ज़्यादा होती है। अब है हमारा जीवन स्तर। विश्व में लोगों के जीवन का प्राथमिक आधार कृषि क्षेत्र है, यानी सबसे पहला जो क्षेत्र है किसानों का, जो लोगों का जो जीवन का, जो जीने का जो तरीका, वो उस पर ही निर्भर है, कृषि पर ही निर्भर होता है। भारत में भी कृषि क्षेत्र ने लोगों के जीवन स्तर में लगातार सुधार किया है। किस प्रकार से सुधार किया है कृषि का क्षेत्र, यानी जितनी ज़्यादा लोग कृषि में रहेंगे उससे क्या रोजगार वगैरह की, रोजगार, दवाइयाँ, खाना पीना, औद्योगिक क्षेत्र, इन सब में जो विकास हुआ वो कृषि क्षेत्र के कारण ही हुआ। इससे लोगों का जीवन स्तर सुधरा है। कृषि क्षेत्र में मुख्य रूप से 2 फसल, खाद्यान्न और नगद फसल का उत्पादन होता है। ज़्यादातर किससे, ये सब चीज़ें नहीं है, कच्चा माल, दाल, फल, फ्रूट, ये सब ज़्यादातर इनका ही उत्पादन होता है। अनाज की फसल में तमाम खाद्यान्न आ जाते हैं, यानी अनाज, अब ये दालें वगैरह ये सब खाद्यान्न ही है। ये जब ये सारी चीज़ें इसमें अनाज की फसल जो भी होती है ये सब अनाज, इसमें मूंग, दाल, चावल वगैरह सब जो अनाज होते हैं वो सब फसलों का समावेश होता है। और इनका बड़े पैमाने पर उत्पादन करके भारत आत्मनिर्भर बना है, यानी अपने आप पर निर्भर हो गया है कि हाँ हमें अपने जीवन के लिए सबसे ज़्यादा मेन चीज़ें किसकी है, मेन ज़रूरत किसकी होती है, खाने की, अनाज की। तो जब हमारा उत्पादन भारत बहुत बड़े पैमाने पर जब हमारा कृषि क्षेत्र उत्पादन करता है तो भारत आत्मनिर्भर बना है, यानी हमें किसी से अनाज लेने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास
इतना अनाज का उत्पादन है कि हम अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। ठीक उसी प्रकार नगद फसल जैसे कि कपास, शहद, मूंगफली, तिलहन, गन्ना इत्यादि मुख्य रूप से कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। अब ये हमारा एक कच्चा माल है, इसको परिवर्तित करके तैयार माल करके जब इसको परिवर्तित किया जाता है, पक्का बनाया जाता है, नगद फसल में उत्पादन में भी वृद्धि देखने को मिलती है। अब इसमें भी क्या होता है कि इसमें परिवर्तन करके इसके अनुसार इसमें भी वृद्धि की जा सकती है। इसके अलावा वर्तमान में किसान सब्जी, फल, फूल इत्यादि का भी उत्पादन करने लगे। अब ये भी उत्पादन है, कई हमारे यहाँ से फल, सब्जियाँ, ये भी फूल, ये भी विदेशों में निर्यात किए जाते हैं, क्योंकि किसान इन सब चीज़ों में भी अग्रसर होने लग गए हैं। इससे ऐसे कहा जा सकता है कि भारत का कृषि क्षेत्र लोगों की कृषि जन्य आवश्यकताओं को पूरी करता है। यानी भारत के जो लोग हैं उनका जो उनकी जो आवश्यकताएं होती है, काफ़ी सारी, अब खाने पीने की, उद्योगों की, इनकी जो आवश्यकता होती है, उन सब की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कौन करता है? उन्हें पूरी कृषि के माध्यम से उनके आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। भारत में अनाज की प्रति व्यक्ति उपलब्धता, यानी भारत में क्या है? अनाज की प्रति व्यक्ति उपलब्धता जो 1951 में 1951 में दैनिक 395 ग्राम थी। यानी प्रति व्यक्ति कितना अनाज, यानी उसके लिए अनाज की कितनी आवश्यकता थी, तो वो थी 1951 में 395 ग्राम थी। यानी इतना ग्राम प्रति व्यक्ति की अनाज की आवश्यकता होती है। वह भारत की जनसंख्या में हुई प्रचंड बढ़ोतरी के बावजूद बढ़कर 2013 में दैनिक यानी रोज 511 ग्राम हो गई। अब 511 ग्राम कैसे हो गई? लोगों की बढ़ती जनसंख्या, लोगों की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो जो 395 ग्राम थी दैनिक, वो अब हो गई 511 ग्राम प्रति व्यक्ति हो गई। इससे ऐसा कहा जा सकता है कि कृषि क्षेत्र के द्वारा भारतीय लोगों के अधिकतम आवश्यकताएं संतुष्ट हो जाने के कारण लोगों की औसत आयुष भी बढ़ी है। यानी भारत के जो लोग हैं उनकी जो आवश्यकता है वो पूरी जब हो जाती है तो उनकी जो लाइफ टाइम है वो भी बढ़ता है, क्योंकि भूखे प्यासे तो रहेंगे नहीं। आयु कम कब होती है? जब लोगों के पास भुखमरी, खाने की कमी या रोजगार नहीं होता, बेरोजगार होता है, तो उनके पास ये सारी समस्याएं हो जाती है। कृषि उत्पादन में वृद्धि यानी किस तरीके से कब क्या परिवर्तन हो रहा है? देखिए, ये फसल, ये 1950-51 का डेटा है और ये 2013 और 14 ये क्या है? जब सर्वे किया गया था 2015 में, तब ये चीज़ें उस समय बताई गई थी। अनाज मैट्रिक टन यानी 10 टन कितने? जो 51.0 थी 1950-51 में, वो बढ़ करके कितनी हो गई? 264। ये 2013-14 में जब सर्वे किया गया उस समय कितनी हो गई? 264.4 हो गई। फिर दालें 10 टन 1950-51 में 8.4 था, जो बढ़कर के 2013-14 में वो हो गया 19.6 हो गया। गन्ना मैट्रिक टन 10 टन गन्ना 1950-51 में 69.0 था, जो 2013-14 में बढ़कर के 348.0 हो गया। फिर तिलहन मैट्रिक टन यानी तिलहन 10 टन 5.1 था 1950-51 में, जो 2013-14 में बढ़कर 32.4 हो गया। इस प्रकार से इनमें धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है।
ये कुल उत्पादन यानी कृषि जो उत्पादन कर रही है। अब उत्पादन ज़्यादा क्यों कर रही है? क्योंकि हमारे जो भारत में जो जनसंख्या है वो दिन प्रतिदिन उस बढ़ती जा रही है, उसके कारण अब उनकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए कृषि जन्य ही सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी कृषि जन्य के द्वारा ही लोगों की आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सकता है। कपास मेट्रिक बेल यानी कपास क्या है टन में, तो इनकी गांठें बनाई जाती है यानी 10 गांठ। तो वो 1950-51 में कितनी थी? 2.1 थी, जो हो गई 36.5 हो गई। ये धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा है कृषि उत्पादन में वृद्धि के कारण। यानी जो उत्पादन 1950-51 में कम था वो 2013-14 में, अब ये इसका कारण ये भी है ना, नई नई टेक्नोलॉजी के कारण, औद्योगिक विकास के कारण, मशीनें ऐसी हो गई, इन सब के कारण भी लोगों को क्या हो गया, लोगों में जो कृषि क्षेत्र में जो उत्पादन हो रहा है वो अब इतने परिश्रम नहीं करना पड़ता। उन सब समस्याओं का समाधान नई नई टेक्नोलॉजी के कारण, मशीनों के कारण हो गया है। भारत के कृषि क्षेत्र में कुल उत्पादन की दृष्टि से बढ़ोतरी हुई है। यानी जो उत्पादन जो कृषि का क्षेत्र है भारत में, उसके जो उत्पादन जो पहले होता था उनमें काफ़ी बढ़ोतरी यानी बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। उपरोक्त अनुसूची के अनुसार, ये जो उपरोक्त जो अनुसूची है उसके अनुसार अनाज का उत्पादन 1950-51 में कितना था? 51 मैट्रिक था, जो बढ़कर के कितना हो गया 2013-14 में? वो बढ़कर के हो गया 264.4 मैट्रिक टन। देखो कितना बढ़ रहा है, मतलब डबल नहीं 4 गुना ज़्यादा, इतना इन्होंने वृद्धि की है उत्पादन क्षेत्र में, जो 5 गुना, सॉरी 4 नहीं 5, 264 है तो 5 गुना, जो 2013-14 में बढ़कर के 264.4 मैट्रिक टन हो गया, जो 5 गुना से भी अधिक की बढ़ोतरी दर्शाता है। यानी कितना गुना? 5 गुना से भी ज़्यादा उत्पादन करने में वृद्धि कर गया, यानी इतना ज़्यादा उत्पादन होने लग गया 1950-51 से लेकर के 2013-14 में। दाल का कुल उत्पादन 8.4 था, 8.4 मैट्रिक टन था 1950-51 में, जो 2013-14 में बढ़कर के 19.6 मैट्रिक टन हो गया, जो कितना हुआ? 2.5 गुना ज़्यादा इसकी उत्पादन की वृद्धि हो गई। यानी इतना ज़्यादा, लगभग 2.5 गुना से वृद्धि को दर्शाता है, इतना ज़्यादा इसने उत्पादन किया है। जबकि गन्ना का कुल उत्पादन यानी हमारा लगभग कितना गुना बढ़ गया? 2.5 गुना बढ़ गया। जबकि गन्ना का कुल उत्पादन 1951 में 50-51 में 69, देखो 69, यानी वृद्धि दर उस समय कितनी थी? 69 की थी, जो मैट्रिक टन था, यानी 10 टन, जो 2013-14 में बढ़कर के कितना हुआ? 348। यानी कितना, देखो ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ये तो करीब करीब 6-6.5 गुना के आसपास बढ़ गया। यानी ये देखिए 2013 में बढ़कर के 348 मैट्रिक टन हो गया, इतना ज़्यादा बढ़ा है। इसमें भी लगभग 5 गुना वृद्धि हुई है। 5 गुना मतलब कितना, से कहाँ तक? इसका कारण यही है, नई टेक्नोलॉजी उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि का एक कारण होता है। और लोगों को समझ भी आ गई ना कि किस प्रकार से क्या क्या खाद वगैरह ये सब चीज़ें भी सही तरीके से वो काम में लेने लग गए, जिससे क्या हो रहा है कि उत्पादन में वृद्धि भी हो रही है, मेहनत भी कम हो रहा है और इनमें सही फसल भी उन्हें मिल रही है। यहाँ तिलहन और कपास के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सबसे ज़्यादा किसमें हुई है? एक तो इसमें तिलहन, मतलब हुई तो 5 गुना तो इनमें ही है, अनाज में और गन्ने में,
लेकिन तिलहन जो है और कपास है उनमें भी काफ़ी प्रगति हुई है, क्योंकि देखिए पहले तिलहन कितना था 51.1 जो बढ़ करके 32.2 हो गया, यानी कितना ज़्यादा बढ़ गया। ये भी देखिए 1950-51 में तिलहन का कुल उत्पादन 5.1 मैट्रिक टन था, जो 2013-14 में बढ़कर के 32.4 हो गया, यानी 5 से लेकर के 32 कितना ज़्यादा फर्क हो गया। अर्थात तिलहन में 6.5 गुना की वृद्धि हुई। ये भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया है। सबसे ज़्यादा ये 6 गुना 5 गुना, ये देखिए ना कितना कितना हो रहा है। अनाज देखिए, अनाज भी 6 गुना ज़्यादा बढ़ गया था अनाज, और अनाज 5 गुना बढ़ा, ये फिर 2.5 गुना बढ़ा, ये 2.5, मतलब हर चीज़ में वृद्धि धीरे धीरे हो रही है। उसका मेन कारण यही है कि औद्योगिक में लोगों ने और अधिक नई टेक्नोलॉजी, नई चीज़ें, नई खाद वगैरह, बीज वगैरह उपयोग किस्में, अच्छे किस्में के, और पूरा ध्यान उसमें लगाया है। वो शिक्षित हुए हैं इन चीज़ों में, इसके कारण इनमें परिवर्तन हुआ है। कपास का कुल उत्पादन 1950-51 में 2.1 मैट्रिक बेल था, यानी 50-51 में कितना था 2.1 मैट्रिक बेल था, जो बढ़कर के 2013-14 में 36.5 हो गया। ये देखिए कहाँ तो 2.1 था 1950-51 में, अब वो बड़ा भी है तो कितना ज़्यादा बड़ा है कि 36.2, यानी ये 17 गुना, अर्थात कपास के क्षेत्र में 17 गुना वृद्धि हुई है। यानी 17 गुना तो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, कितनी ज़्यादा परिवर्तन इन्होंने किया है इसमें, 17 गुना ज़्यादा। यह अधिक जमीन को कृषि के अंतर्गत शामिल करने तथा प्रति हेक्टेयर उत्पादन में हुई बढ़ोतरी के कारण संभव है। ये इसके किसका कारण हुआ इसमें कि जो उत्पादन में जो प्रगति हुई है उसका कारण मेन यही है कि प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन जो किया जाता था पहले, लेकिन अब उसमें एक तो ज़मीनें ज़्यादा काम में लेने लग गए हैं कि उत्पादन करने में, और दूसरा है उसमें अच्छी किस्म के बीज, सिंचाई के प्रयोग साधन, न्यू टेक्नोलॉजी के यंत्र वगैरह, मशीनी वगैरह, इन सब के कारण हमारे जो भारत में जो उत्पादन में जो वृद्धि हुई है उनका मेन कारण वही है। और अब हम पढ़ेंगे औद्योगिक विकास का आधार। भारत में कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र के विकास का मुख्य आधार है। जो उद्योग वगैरह जो चल रहे हैं उनका मेन कारण भी क्या है हमारा, ये औद्योगिक क्षेत्र, यानी कृषि के कारण ही उद्योग भी हमारे इसी में, उद्योग भी हमारे इसके कारण ही आगे बढ़ रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र के लिए अति आवश्यक कच्चे माल की आवश्यकता होती है। अब उद्योग जो चलाएंगे उसके लिए सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत है, कच्चे माल की। अब कच्चा माल कहाँ से आएगा, कृषि से। यानी हमें जब कृषि का क्षेत्र जब कच्चा माल देगा, और वो कब देगा, कृषि में, यानी उसके उत्पादन में अधिक से अधिक जब वृद्धि की जाती है तो उसके कारण क्या होता है, आवश्यकता उसकी हो रही है तो वो फिर हमें पूरी करने के लिए कौन पूरी करेगा, किसान, कृषि, यानी उनके द्वारा हमें कच्चे माल की आवश्यकता की पूर्ति होती है, और उसके जरिए ही हमें जो औद्योगिक क्षेत्र में है अपनी क्षमता के अनुसार उत्पादन बढ़ाकर संभावित विकास प्राप्त कर सकते हैं। तो वो जो कच्चा माल जब औद्योगिक क्षेत्र को प्राप्त होता है तो उस कच्चे माल के जरिए ही क्या किया जाता है, उसे तैयार किया जाता है, उसके लिए रोजगार भी मिलते हैं लोगों को। यानी और जब तैयार माल विदेशों में भेजते हैं तो उसके जरिए हमें इनकम भी मतलब विदेशी पूंजी भी प्राप्त होती है, साथ में लोगों के आय का साधन भी उन्हें प्राप्त होता है। यानी लोगों को इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। कच्चे माल में बढ़ोतरी करने से उसमें औद्योगिक क्षेत्र का विकास होता है। नहीं, औद्योगिक विकास का अगर उद्योगों का विकास करना है तो उसका जरिया कृषि के क्षेत्र में कच्चे माल के उत्पादन को बढ़ाना आवश्यक है,
तदुपरांत उत्पादित वस्तुओं का सबसे बड़ा बाजार भारत में ग्रामीण क्षेत्र है। यानी जब भी कोई वस्तु, जो भी कोई वस्तु, उत्पादित वस्तु है जब की जाती है तो सबसे बड़ा बाजार किसे कहा है भारत में? ग्रामीण क्षेत्र को। ग्रामीण क्षेत्र जो भी है, जो भी जिस एरिया में जहाँ पर भी कृषि होती है, अब कृषि का होती है ग्रामीण क्षेत्र में ही होती है, तो उस क्षेत्र को जहाँ पर कृषि की आवक अच्छी होती है, कृषि की उपजाऊ भूमि, अब कृषि लोग जहाँ पर अपनी किसान लोग जब कृषि करते हैं, खेती करते हैं, तो सबसे ज़्यादा उत्पादित वस्तुएं वहीं से सबको प्राप्त होती है। यानी भारत को भी वहीं से प्राप्त होती है और उसे भारत ने सबसे बड़ा बाजार कहा है। किसे? ग्रामीण क्षेत्र को, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में ही कृषि की पैदावार और व्यक्तियों की आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सकता है। क्योंकि भारत की लगभग 69% जनसंख्या ग्रामीण विस्तार में ही निवास करती है। आज भी भारत की जो 69% जनसंख्या है वो गाँव में ही रहती है और गाँव में रहने का उनका मेन मकसद क्या है? वो कृषि पर ही निर्भर है। यानी उनका रोजगार, उनका व्यवसाय कि कृषि ही है। यानी खेती करने के खेती ही उनका मेन कारण होती है, उनका व्यवसाय खेती ही है। उसके द्वारा लोगों को अधिक से अधिक रोजगार भी मिलता है और आय भी लोगों को अधिक से अधिक प्राप्त होती है। तो भारत का आज भी लगभग ग्रामीण क्षेत्रों में जो रहने वाले जो लोग हैं वो हैं 69%। यहाँ उल्लेखनीय है कि 69% भारतीय जनसंख्या के लिए आय का मुख्य स्रोत कृषि है। अब ये 69% जो लोग गांव में जो रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जो रहते हैं जनसंख्या का, तो वो जनसंख्या अब उनकी आवश्यकता, वो अपनी आवश्यकता को पूरी किस प्रकार से करेंगे? वो अपनी आवश्यकताओं को पूरी करेंगे खेती के माध्यम से। यानी उनके जो आय का जो मुख्य स्रोत है, जो इनकम का उनका स्रोत है, वो भी कृषि ही है। यानी कृषि अधिक करेंगे तो उनके इनकम अधिक होगी और तो इसीलिए वो क्या कहता है, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अधिक से अधिक जो ग्रामीण क्षेत्र में 69% जो लोग रहते हैं वो कृषि पर ही निर्भर रहते हैं और इसी कारण उसको आय का स्रोत मानते हुए उसको आगे उत्पादन में वृद्धि भी करते रहते हैं। जिससे ग्रामीण क्षेत्र औद्योगिक उत्पादन की वस्तुएं, जैसे उदाहरण टीवी, फ्रिज, बाइक, मोबाइल इत्यादि वस्तुओं की मांग का सृजन करते हैं। अब गांव में जो लोग रहते हैं तो वो क्या करते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र है, अब वो उनका काम है कृषि, वो निर्भर भी कृषि पे रहते हैं, लेकिन उनको औद्योगिक उत्पादन, जो उद्योगों में जो उत्पादन की गई जो वस्तुएं होती है, जैसे टीवी, फ्रिज, बाइक, मोबाइल, अब इन वस्तुएं की उन्हें भी मांग रहती है, उन्हें भी तो चाहिए, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में रहो चाहे कहीं पे भी हो। लोगों को अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने का, लोग अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने का एक जरिया मानते हैं, क्योंकि उन्हें भी संपूर्ण चीज़ें की आवश्यकता होती है, चाहे वो टीवी हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे बाइक हो, मोबाइल हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में रहो चाहे वो शहरी क्षेत्र में हो। लेकिन जो शहरी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, जो उद्योगों में ये सब चीज़ें जो उत्पादन करते हैं, उन सब की मांग ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग भी करते हैं। इसके जरिए क्या होता है, उसके लिए उत्पादन अधिक करना पड़ता है, क्योंकि जनसंख्या का 69% अभी भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों पर ही निवास करता है। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, लोगों की आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए उन उत्पादन में बढ़ोतरी करना भी आवश्यक हो जाता है। तो आज हमने पढ़ा उद्योग, ये हम जो कृषि का क्षेत्र, जो कृषि का विकास हम जो पढ़ रहे थे, उसमें निर्यात आई, यानी अधिक से अधिक खेती के माध्यम से, किसानों के माध्यम से जब विदेशों में वस्तुओं का निर्यात करते हैं तो भारत को, हमारे देश को विदेशी पूंजी प्राप्त होती है। यानी हमारे निर्यात करने से इनकम प्राप्त होती है और इसी के जरिए विदेशी पूंजी इकट्ठी भी की जा सकती है। फिर उसके बाद हमने जीवन स्तर बढ़ा, यानी किस प्रकार से 1950 और 1950 से लेकर 50-51 में और 2013 एंड 14 में जो परिवर्तन हुआ उत्पादन क्षेत्र में, वो हमारा 5 गुना, 7 गुना, 17 गुना, यानी उत्पादन के क्षेत्र में लगातार परिवर्तन किया गया। उसके बाद क्या किया,
यानी दिन प्रतिदिन उत्पादन में वृद्धि होती गई। ये सब हुआ नई नई टेक्नोलॉजी के कारण। लोगों के ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते थे, उनके मेहनत से, परिश्रम से, अच्छे बीज से, अच्छी खाद से, अच्छे सिंचाई के साधन उपलब्ध होने के कारण। और उसके बाद हमने पढ़ा औद्योगिक विकास का आधार, यानी जो औद्योगिक विकास, जो उद्योगों लोग ग्रामीण क्षेत्र में जो रहते हैं, उन्हें औद्योगिक विकास का आधार क्या होता है? वो होता है कृषि, उन पर ही निर्भर रहते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे रोकते हैं, आगे का कंटिन्यू हम कल इसी सब्जेक्ट के साथ करेंगे। थैंक यू एवरीवन, बाय बच्चों।